नमस्कार दोस्तों। डिविडेंड को लेकर अक्सर हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। डिविडेंड क्या होता है? ये किसे मिलता है? डिविडेंड का पैसा कहाँ से आता है? कंपनियां डिविडेंड देती ही क्यों हैं? और इसे कौन अप्रूव करता है? और ये किसे मिलता होगा? क्या हर एक शेयर होल्डर को, हर एक इन्वेस्टर को, या इसका कोई क्राइटेरिया है? कंपनियों को ये कैसे पता चलता होगा कि ये शेयर का मालिक अभी कौन है? यानी ये क्या डिविडेंड पे आउट होने के बाद कंपनी के स्टॉक प्राइस पे भी इफेक्ट होता है? कंपनी का नेट वर्थ पे क्या इफेक्ट होता है? ये सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डिविडेंड डिविडेंड यानी कि लाभांश, लाभ का एक हिस्सा, शुद्ध मुनाफा, जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा। अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट गिवन टू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स, दोनों। अब इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स क्या है ये तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और उसके सारे खर्चे काटकर जो शुद्ध लाभ होता है, नेट प्रॉफिट होता है, वो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस कहलाता है। अब ये कंपनी के मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि उस प्रॉफिट को कंपनी के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए या कुछ नए असेट खरीदने के लिए यूज करे, या जिन लोगों ने बहुत दिनों से कंपनी में पैसे लगाए हैं या जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको एक डिविडेंड के रूप में उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या चाहे तो पूरा हिस्सा, ये डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे और मैनेजमेंट पे कि जितना कंपनी के पास अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस है, यानी कंपनी का कमाई हुई पैसे हैं, नेट प्रॉफिट बचा हुआ है, उसका पूरा का पूरा चाहे तो वो इन्वेस्टर को दे सकते हैं, शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, या कुछ हिस्सा दे सकते हैं। वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है। तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है डिविडेंड देना, और डिविडेंड होता है कंपनी का प्रॉफिट का एक हिस्सा, ये डिविडेंड है। अब बात आती है कि डिविडेंड किसे मिलेगा और कंपनी को ये पता कैसे चलेगा कि अभी जो इस शेयर का मालिक है वो कौन है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स अगर कंपनी ओपन मार्केट में है तो डेली कोई ना कोई खरीदता और बेचता है। तो आज कंपनी का शेयर मेरे पास था, मैंने आज बेच दिया, कल किसी और के पास होगा। तो इसके लिए हर एक कंपनी का एक आरटीए होता है। आरटीए यानी कि रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। अगर आपको डिविडेंड अनाउंस होने के बाद भी डिविडेंड नहीं मिलता है तो आपको आरटीए से ही कांटेक्ट करना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको प्लीज नोट कर ले। तो आरटीए के हिसाब से, आरटीए जो है, जो डीमेट अकाउंट होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो कि एनएसडीएल और सीडीएसएल है, भारत में दो। तो आरटीए का काम ये है कि डीमेट अकाउंट से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। डीमेट अकाउंट कहां होंगे? या तो एनएसडीएल के पास होंगे या सीडीएसएल के पास होंगे, क्योंकि भारत में दो ही डिपॉजिटरी लिमिटेड है, दो ही डिपॉजिटरी कंपनीज है। तो किसी भी व्यक्ति का भी डीमेट अकाउंट खुलेगा, इन दो, उसका डिपॉजिटरी इन दोनों के पास ही होगा। यानी इन्हीं दो कंपनियों के पास डिजिटल फॉर्म में शेयर्स रखे जाते हैं। ये शेयर्स का लेखा जोखा, बही खाता, आप जो बोल लीजिए, पहले जो पेपर पे होता था आज डिजिटली होता है। ये कोई भी व्यक्ति शेयर खरीदे, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, हर किसी का डीमेट अकाउंट या तो एनएसडीएल में होगा या तो सीडीएसएल में होगा। तो वहां से आरटीए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि ये शेयर्स, उसको तो पता है कंपनी के कितने शेयर्स हैं, तो ये शेयर जब डिविडेंड अनाउंस होगा तो हर एक शेयर होल्डर्स को देने हैं, क्योंकि डिविडेंड का रकम जो है पर शेयर होता है, इन परसेंट ऑफ और इन फ्रैक्शन ऑफ फेस वैल्यू। तो अगर 2 रुपए भी पर शेयर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो कंपनी के आरटीओ को तो पता है ना कि इस कंपनी के 2 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ शेयर्स हैं, तो इतने लोगों का शेयर्स का हिसाब मिल गया है, इतने लोगों का नहीं मिला है, तो ये शेयर्स कहाँ है? वो डीमेट, एनएसडीएल और सीडीएसएल से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि इसका अभी ये किसके अकाउंट में है, ये वो उसका मालिक कहलाएगा शेयर का, तो वो उसी के बैंक अकाउंट में डिविडेंड जाएगा। अब चूंकि डेली मार्केट में शेयर खरीद और बिक्री होते रहती है शेयरों की, तो इसके मालिकाना हक तो डेली बदलते रहते हैं। इसी को लेके एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट बनाया गया। जब भी कोई कंपनी अगर वो मार्केट में है, ओपन मार्केट में उसका शेयर है, तो वो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट जब अनाउंस करती है, इन दोनों के बीच 2 दिन का ही डिफरेंस होगा। जैसे आज अगर मंगलवार है
और आज अनाउंस हुआ, आज एक्स डेट कंपनी डिसाइड की है, यानी अगर आज 21 तारीख है तो रिकॉर्ड डेट 23 तारीख को होगा। उसका हम रियल लाइव एग्जांपल से यहाँ आपको बताते हैं। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट के बीच जो 2 दिन का डिफरेंस है वो इसलिए है कि हम जब भी आज अगर हम कंपनी का कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आज ही हमारे डीमेट अकाउंट में नहीं आ जाता, उसको सेटलमेंट होने के लिए T+2 डेज लगते हैं। तो इसलिए उसको पूरी तरह से मेरे डीमेट अकाउंट में आने में 3 दिन लगेंगे। उसके बाद ही वो मेरे डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा वो शेयर, तभी वो शेयर का मैं मालिक हूं। इसके बीच शेयर तो अभी अंडर ट्रांजैक्शन पीरियड में है, वो भले ब्रोकर के लेजर अकाउंट में आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिख जाएगा, लेकिन आप उस शेयर के मालिक हैं तभी हैं जब आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर आ गया है, जिसको आने में ट्रांजैक्शन डे के बाद 2 दिन लगते हैं। तो इसके लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट बनाया गया है, और इन दोनों के बीच 3 दिन का डिफरेंस इसीलिए है कि ताकि अगर कोई जान भी ले कि ये कंपनी डिविडेंड अनाउंस की है, ये इंफॉर्मेशन उसको पता है, एक्स डेट के दिन भी अगर वो स्टॉक खरीदता है तो रिकॉर्ड डेट चूंकि 3 दिन बाद का है तो उस दिन डीमेट अकाउंट में उसके शेयर आ जाते हैं, तो कोई कंफ्लिक्ट ना हो या कम से कम कंफ्लिक्ट हो। अब हम यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी रिसेंटली 21 जनवरी को यानी कि कल HCL टेक्नोलॉजी 4 रुपए पर शेयर डिविडेंड अनाउंस की है। उसका एक्स डेट है 21 जनवरी 2021 और रिकॉर्ड डेट है 23 जनवरी 2021। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 इमेजिनरी नेम है, इन 3 लोगों के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए मनोज नाम का एक व्यक्ति है, शेयर होल्डर है, जो कि HCL टेक्नोलॉजी का स्टॉक डिविडेंड अनाउंस होने से भी बहुत पहले से, चाहे 1 साल पहले से या 2 महीने पहले से उसके पास था, उसके डीमेट अकाउंट में थे। एक्स डेट के दिन भी उसके अकाउंट में है, रिकॉर्ड डेट के दिन भी उसके अकाउंट में है, वो अभी भी शेयर होल्ड करता है, तो इसे डिविडेंड मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि RTA के अनुसार ये इस शेयर का मालिक है। अब दूसरा केस देखते हैं। विकास नाम का एक व्यक्ति जो है वो HCL टेक्नोलॉजी के शेयर को एक्स डेट के दिन यानी कि 21 जनवरी को खरीदता है। उसके बाद 23 जनवरी को उसके डीमेट अकाउंट में आ जाता है वो शेयर, और वो उस दिन उसको बेचता नहीं है, तो उसे डिविडेंड मिलेगा? हाँ, उसे भी डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड डेट के दिन यही नियम है। रिकॉर्ड डेट के दिन जिसके भी डीमेट अकाउंट में वो शेयर होंगे उसको डिविडेंड मिलेगा, और डिविडेंड का मालिकाना हक उसी का है, उसी को डिविडेंड मिलेगा। अब एक तीसरा आदमी की बात करते हैं, अनिल। वो एक्स डेट के एक दिन बाद यानी कि 22 तारीख को स्टॉक खरीदता है, और 23 तारीख को चूंकि उसके डीमेट अकाउंट में वो शेयर नहीं आता, अभी सेटलमेंट नहीं होता है, तो 23 तारीख को डीमेट अकाउंट में वो शेयर नहीं आता है, तो क्या उसे डिविडेंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर ये शेयर का डिविडेंड कहीं तो जाएगा, क्योंकि अब डिविडेंड तो पर शेयर है, तो ये रकम किसे मिलेगी? ये रकम उसे मिलेगी जिसने अनिल को ये शेयर बेचा है, यानी चूंकि 23 तारीख से पहले ये शेयर उसी के डीमेट अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसके अकाउंट में नहीं आया है, तो ये डिविडेंड उस व्यक्ति को मिलेंगे। यहां क्लियर है किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा? ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट आता है बैलेंस शीट पे। कंपनी तो फिर डिविडेंड क्यों नहीं दे देती है, और अगर एक्स डेट या जान लेने के बावजूद कि कंपनी कल डिविडेंड अनाउंस कर रही है और एक्स डेट डिक्लेयर हो गया है, उसके पहले भी हम शेयर खरीदते हैं, तो हमें अगर डिविडेंड मिल ही जाता है तो सारे लोग ऐसे ही खरीद लेंगे, और 3 दिन बाद रिकॉर्ड डेट के बाद जब डिविडेंड पे आउट हो जाएगी तो बेच देंगे। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? ये तो बहुत प्रॉफिटेबल है। क्या ये सब कुछ इतना इजी है? नहीं। होता यह है कि जैसे ही डिविडेंड पे आउट होता है रिकॉर्ड डेट के अगले दिन, जैसे HCL के केस में 23 जनवरी रिकॉर्ड डेट है, तो 24 जनवरी को HCL टेक्नोलॉजी का शेयर जो 23 जनवरी को जिस प्राइस पे मार्केट बंद हुआ था, उसके बाद जो इस कंपनी के शेयर प्राइस थे 24 को उतना प्राइस वो माइनस करके ही एक्सचेंज पे खुलेगी, यानी NSE और BSE पे, अगर दोनों जगह लिस्टेड है तो दोनों जगह, यानी 4 रुपए लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस जो होगा, यानी रिकॉर्ड डेट पे जो क्लोजिंग प्राइस होगी,
उससे डिविडेंड अमाउंट माइनस करके ही स्टॉक का प्राइस अगले दिन मार्केट में ओपन होगा। वो अलग बात है कि उस दिन भी बायर्स अगर हावी हैं, स्टॉक प्राइस बढ़ गई तो वो अलग बात है, लेकिन एक्सचेंज इसको एडजस्ट कर देती है प्राइस को। नहीं तो हर कोई रिकॉर्ड डेट से 3 दिन पहले शेयर खरीदेगा, रिकॉर्ड डेट के दिन एक दिन बाद बेच के निकल जाएगा डिविडेंड लेके। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए एक एबीसी नाम की कंपनी, उसके टोटल नंबर्स ऑफ शेयर 1 करोड़ है, यानी 1 करोड़ हिस्सों में बटी हो कंपनी। उस शेयर के उस कंपनी के टोटल हिस्से जो है शेयर्स हैं वो 1 करोड़ है। अब वो जिसके पास भी 1 करोड़ हो सकता है कि वो प्रमोटर के पास ही 1 करोड़ शेयर हो, यानी 100% शेयर जो है प्रमोटर के पास ही हो, तो ठीक है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, यानी कि शुरुआती इनिशियल वैल्यू ऑफ शेयर जो है, जब कंपनी बनी थी उस समय मार्केट में भी नहीं आई थी तब, क्योंकि शुरुआती जो कंपनी की वैल्यू होगी वो फेस वैल्यू पे ही डिसाइड होती। और मान लीजिए कंपनी ने 1 रुपए पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, तो यहां पे हम 2 केस लेते हैं। डिविडेंड के पहले कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी और डिविडेंड के बाद कंपनी की नेटवर्थ कितनी हुई। तो नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ जब कोई कंपनी बनी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एबीसी नाम की कंपनी 5 साल पहले बनी और उस समय फेस वैल्यू 1 रुपए 10 रुपए और 1 करोड़ शेयर, यानी कि 10 करोड़ रुपए के लागत से कंपनी बनी। जिस लागत से, जितने रुपए की लागत से कंपनी बनी, वो उस समय की नेटवर्थ थी कंपनी की। बाद में कंपनी ने धीरे धीरे साल दर साल प्रॉफिट अर्न किया, और मान लीजिए अभी जो डिविडेंड अनाउंस किया है, अब तक कंपनी ने सारे खर्चे काटकर 2 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास इतने सालों में बिजनेस करने के बाद, जो कि कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ही यही होता है कि सारे खर्चे काट कर जो हर साल कंपनी के पास मुनाफा शुद्ध बच जाता है, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसको रख दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, वो वहां काउंट होता है। अब ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि आगे कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है, तो रिजर्व एंड सरप्लस से वो पैसे को असेट खरीदेगी या एक्सपेंड करेगी कंपनी को, या डिविडेंड देगी। अब देखिए यहां पे देखते हैं, तो बिफोर डिविडेंड कंपनी की इक्विटी कैपिटल कितनी थी? इक्विटी कैपिटल यानी कि फेस वैल्यू इंटू नंबर्स ऑफ शेयर्स। तो 1 करोड़ शेयर्स है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तो इक्विटी कैपिटल जो है डिविडेंड देने से पहले कंपनी की 10 करोड़ थी, ये शुरुआती वैल्यू भी यही थी। और डिविडेंड देने के बाद क्या होगा? ये 10 करोड़ ही रहेगा, क्योंकि डिविडेंड देने में कोई फेस वैल्यू पे चेंजेज या नंबर्स ऑफ शेयर पे कोई चेंजेज नहीं होगा। तो डिविडेंड आएगा कहां से? अब देख लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी के पास 2 करोड़ रुपए है, यानी ये कंपनी का शुद्ध प्रॉफिट है अब तक का। ठीक है, अब कंपनी 1 रुपए डिविडेंड अनाउंस की है पर शेयर, तो कंपनी के शेयर कितने हैं टोटल? 1 करोड़। तो यानी कि 1 करोड़ रुपए तो कंपनी को देने हैं डिविडेंड के रूप में, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में से 1 करोड़ रुपए पे आउट हो जाएंगे डिविडेंड के रूप में। और अब आफ्टर द डिविडेंड, सॉरी यहाँ बिफोर डिविडेंड येलो कलर में जो आप देख रहे हैं वो आफ्टर डिविडेंड है। आफ्टर डिविडेंड अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास बचेंगे 1 करोड़ रुपए। तो बिफोर डिविडेंड कंपनी की नेटवर्थ थी कितनी? 12 करोड़ रुपए की कंपनी थी। 10 करोड़ कंपनी की इनिशियल वैल्यू थी और 2 करोड़ कमा के जमा पूंजी थी। अब डिविडेंड पे आउट होने के बाद कितना बचा? 11 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ रुपए नेटवर्थ कम हो गई कंपनी की। ठीक है, तो डिविडेंड का पैसा यहां से आता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो छूट गए हैं, तो आप कमेंट करके वो सवाल जरूर पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक वीडियो सीधा आप तक पहुँचते रहे।